हेलो एवरीवन। आज आपकी बालिची मैडम आपको पढ़ाएंगी क्लास 9th की हिंदी की पुस्तक क्षितिज का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, और जिसे लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। जाबिर हुसैन जी का जन्म बिहार के जिला नालंदा में गांव नौनही राजगीर में 1945 में हुआ था और वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक थे, लेक्चरर थे। राजनीति में भी ये सक्रिय रहा करते थे। 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन जी तीनों भाषाओं में लिखते हैं। उनका लेखन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में है और उनकी हिंदी रचनाओं में जो सबसे आगे हैं वे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। ये उनकी हिंदी में लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को अपने साहित्य में प्रकट किया है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने साहित्य में वो लिखा है जो इन्होंने आम आदमी को अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हुए देखा है, उसे इन्होंने अपने साहित्य में लिखा है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित और प्रशंसित हैं। उन्होंने इसके साथ साथ विशेष व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में भी लिखा है। जाबिर हुसैन जी ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया, एक नया प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। बच्चों, डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। इसका अर्थ यह है कि लेखक अपने अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अपनी डायरी में अंकित करके एक संग्रह तैयार करता है। लेखक के इस डायरी लेखन से उनके निधन के बाद भी लोग उनकी डायरी से प्रेरणा ले सकते हैं। आपका यह पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। व्यक्ति चित्र का अर्थ यह है कि जब आप इनका लिखा पाठ पढ़ेंगे तो आपके सामने सलीम अली का चित्र उभरने लगेगा। ऐसा लगेगा कि यह एक हम अपने सामने वास्तविक घटना को देख रहे हैं। इस पाठ में भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली इतनी अच्छी है कि वो दिल को छू लेती है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं अपना पाठ सांवले सपनों की याद। सलीम अली की शव यात्रा को देखकर लेखक के मन में जो विचार आए वे उनके बारे में लिखते हुए कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यहाँ सांवले सपनों का अर्थ है कि वे सपने जो हम जीवन में देखते हैं लेकिन उन्हें हम पूरा नहीं कर पाते और वे सपने अब हमें दुख देने लगते हैं। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि ये सांवले सपने जो सलीम अली अपने देखा करते थे, पक्षियों से संबंधित जो सपने वो देखा करते थे, वे सपने उनके पूरे नहीं हो सकते। अब वे स्वयं यहाँ से जा चुके हैं। अब उनको कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि रोकना संभव भी नहीं है। उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेखक कहते हैं कि इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, क्योंकि आगे आगे उनकी शव यात्रा 4 कंधों पर है और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए वे अपने सपनों को अपने कंधों पर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है, क्योंकि हमेशा वो अपने सपनों को पूरा किया करते थे और आज ये सफ़र उनका पिछले तमाम सफ़रों से अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है, क्योंकि सलीम अली अब लौट कर नहीं आ सकते। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो।
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब उन कहने का अर्थ यह है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति चिर निद्रा में सो जाता है, जिसका पुनः जीवित अवस्था में लौटना संभव नहीं है। हम अपनी सांसें या धड़कन देकर भी मौत की गिरफ्त में जा चुके व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों, आबशार कहते हैं पानी के स्रोत को जहाँ से पानी गिरता है, एक तरह का झरना, तो आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है, रोमांच का स्रोत फूटता महसूस कर सकता है। सालिम अली कहते थे कि इंसान स्वार्थी है, वह केवल अपने बारे में सोचता है। पक्षियों की मधुर संगीत को वो सुनकर भी अपने भीतर महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर पक्षियों के प्रति प्रेम है ही नहीं। वह पक्षियों को भी इंसान के नजरिए से ही देखता है। जाबिर हुसैन जी सालिम अली का परिचय देते हुए कहते हैं कि एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक प्राचीन पुराकथाओं का वह तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, उसे मिथक कहते हैं। भावनाओं से युक्त जीवन की कठिनाइयों के साथ जन्मे मिथक का नाम सालिम अली है। ऐसे ही मिथक का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था और कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेखक कहते हैं कि वृंदावन में सारा वातावरण कृष्णमय हुआ था, लेकिन कब हुआ था पता नहीं। फिर भी कोई आज वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरा घटनाक्रम की याद दिला ही देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कहने का अर्थ यह है कि वृंदावन की घटनाओं को देखते ही एक एहसास होने लगता है कि यहाँ कृष्ण लीलाएं हुई थीं। ऐसा लगने लगता है कि वृंदावन का माहौल इतना कृष्णमय है, ऐसा लगने लगता है कि जैसे आज भी कृष्ण वहाँ पर बांसुरी बजाते हुए सामने से आएंगे और हम उनकी बांसुरी का आनंद लेंगे। सालिम अली के प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही तो दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी।
लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में भी पक्षियों की तलाश में घूमा करते थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों की सुरक्षा के प्रति समर्पित कर दी थी। उनकी आंखों पर पक्षियों को देखने के लिए एक दूरबीन चढ़ी थी, जिसे उनकी मौत के बाद ही उतारा गया था। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली बिना दूरबीन के ही क्षितिज को देखा करते थे। क्षितिज उसे कहते हैं जहां जमीन और आसमान हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। वे प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया करते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमय भरी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और ये दुनिया थी प्रकृति की दुनिया, पक्षियों की दुनिया। और इस दुनिया के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और इसके गढ़ने में किसका साथ था? उनकी सहपाठिनी तहमीना, जो आज उनकी जीवन साथिनी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे और चौधरी चरण सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा था, उससे उनकी आंखें नम हो गई थी। सालिम अली ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब को पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में बताया था। वे उसे अच्छी तरह से समझ पाए क्योंकि वे भी पहले किसान थे और वो ये भी जानते थे कि मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद से कितनी खुशी किसानों को मिलती है। आगे लेखक कहते हैं कि आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? लेखक कहते हैं कि अब कौन इन पक्षियों की सुरक्षा करेगा, कौन पर्यावरण का संरक्षण करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। फ्रीडा कहती हैं कि लॉरेंस सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। उसका स्वभाव बहुत सरल था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, अपने अनुभवों को उनके बारे में कहना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी की तरह व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। लेखक कहते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जिन्हें प्रकृति से प्रेम नहीं है, पर्यावरण से प्रेम नहीं है, वे सालिम अली को नहीं समझ सकेंगे। बचपन के दिनों में उनके एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। सालिम अली के साथ घटी इस घटना ने उन्हें बचपन से ही पक्षी प्रेमी बना दिया। सालिम अली दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करते रहे और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा।
वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस को भी प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था और उनका सघन संबंध भी प्रकृति से था। वे मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना बहुत जरूरी। सालिम अली भी उन्हीं की प्रतिमूर्ति बन गए थे। वैसा ही वे सोचते थे और करते थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। बेटा, टापू उसको कहते हैं जो समुद्र में उभरा हुआ एक छोटा सा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। तो सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में टापू की तरह से थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर बनना चाहते थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यायावरी कहते हैं उनकी प्रकृति प्रेम से संबंधित यात्राओं को, जिनके बारे में जो लोग जानते हैं उनको ऐसा लगता है कि सालिम अली की मृत्यु नहीं हुई है। वे तो पक्षियों की खोज में कहीं निकले हैं, गले में दूरबीन लटकाकर, और नतीजा लेकर ही लौट कर आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? लेखक जानते थे कि सालिम अली अब नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर भी वे उनके लिए इतने दुखी हो रहे थे कि वो कह रहे थे कि सालिम अली, तुम लौटोगे ना? हम सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद कोई नहीं लौटता है। तो बच्चों, सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता हुआ यह पाठ आपको भी पर्यावरण बचाने की शिक्षा देता है। तो आप अपने घर या विद्यालय के नज़दीक अगर किसी पक्षी को देखते हैं तो आप भी अपनी डायरी में उस पक्षी का नाम लिखिए, उसका भोजन, खाने का तरीका, रहने की जगह और अन्य पक्षियों से संबंध आदि के बारे में एक चित्रात्मक विवरण तैयार कीजिए। धीरे धीरे आपके मन में भी पक्षियों के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और यही पक्षियों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम आपको पर्यावरण को सुरक्षित करने की प्रेरणा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी लाभान्वित हो सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। बाय।